Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first भारतीय समाज एक परिचय of 12th class sociology. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट भारतीय समाज एक परिचय का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं क्या है। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत की मुख्य समस्याएं हैं भाषागत पहचान, क्षेत्रीयतावाद, पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद। ये सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भाषागत पहचान, क्षेत्रीयतावाद, पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद, ये सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर हड़तालें, दंगे तथा परस्पर झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, इन समस्याओं के कारण अधिकतर हड़तालें, दंगे तथा परस्पर झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं कारणों से चलते भारतीय एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है। अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह भी एक अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, समाज के आधारभूत कार्य क्या है। समाज के आधारभूत कार्य क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव विज्ञानों ने शब्द फंक्शन को जीव विज्ञान से लिया है। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञानों ने शब्द फंक्शन को जीव विज्ञान से लिया है, जहाँ इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रखरखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्न कार्य आवश्यक है। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति, विशेषज्ञता, सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण एवं आदेश का पालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखेंगे। एक समाज में शामिल होते हैं महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि। महिला, पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि। माता पिता, बच्चे तथा विभिन्न समूह के बीच अंत संबंध। अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंत संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रमित करने वाले समाजीकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराया जाता है। भ्रमित करने वाले समाजीकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सामाजिक मानचित्र हमें अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी तथा पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक मानचित्र हमें माता पिता,
भाई बहन, सगे संबंधी तथा पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट अथवा आंशिक हो सकता है। यह विशिष्ट तथा आंशिक हो सकता है। इसके द्वारा हमें आसपास की दुनिया को समझना तथा तौर तरीके सिखाए जाते हैं। आसपास की दुनिया को समझना, तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यह वास्तविक भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है। दूसरे प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करते समय उसके समुचित प्रयोग तथा प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक समाजशास्त्री परिक्षेप आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। एक समाजशास्त्री परिक्षेप आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सामुदायिक पहचान क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। सामुदायिक पहचान क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है। समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है, जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यता अथवा निपुणता पर। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है। इसमें व्यक्ति विशेष की पसंद का कोई महत्व नहीं होता। यह वस्तुतः निरर्थक तथा विभेदात्मक है। यह निरर्थक तथा विभेदात्मक है। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिना विचार किए उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म, विश्व को अपनी पहचान बताता है। ठीक है। तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या हैं। स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आत्मवाचक क्या है, इसका आंसर देखेंगे। समाजशास्त्र हमें यह दिखा सकता है कि दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं। यह आपको सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में हमारी मदद कर सकता है। चर्चा कीजिए। इसका आंसर देखेंगे। प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियाँ एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है कि वे विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं या सरोकार जो आप सबके जीवन में होते हैं। व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं, सरोकार जो सबके जीवन में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को जन्म दिया। चर्चा कीजिए। ठीक है। आंसर देखेंगे। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया है। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया है। औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। ठीक है।
यद्यपि इस प्रकार की भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुका कर प्राप्त हुई। भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। ठीक है। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। ठीक है। शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। औपनिवेशिक काल ने अपने राष्ट्र को भी जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुआ है। तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के सांचे तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के सांचे अनुभवों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक है। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। ठीक है। फर्स्ट, उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीक का इस्तेमाल। व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन। ठीक है। लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए। किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ की गई। उन प्रक्रियाओं का वर्णन करना है जो ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ की गई। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। यह वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का आरंभ हो चुका था। यह वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियाँ भारत में प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियाँ भारत में प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें शून्य से कोई भी प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में जानकारी होती है, जबकि अन्य विषय विद्यालयों, घरों तथा अन्य जगहों पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे। चूँकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में यह एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसीलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है।
थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं जिसमें हम रहते तथा अंत क्रिया करते हैं। जहाँ तक दूसरे विषयों का संबंध है, इसमें छात्रों को पूर्व जानकारी नगण्य होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, यद्यपि इस प्रकार की पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगाढ़ता का समाजशास्त्र में लाभ तथा हानि दोनों ही है। समाज के साथ प्रगाढ़ता का समाजशास्त्र में लाभ तथा हानि दोनों ही है। पूर्व जानकारी के अभाव में दूसरे विषयों के संबंध में लाभ तथा हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है।